Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग के ऊपर एमसीक्यूज करे थे। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है और इफ़ समवन इज़ न्यू टू द चैनल तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा वो। और अगर किसी को नहीं भी आएगा तो मैंने उसके ऊपर डिटेल लेक्चर भी दिया है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप खुद पहले एक बार वीडियो को पॉज करके देखना, खुद आंसर देने की ट्राई करें, देन उसके बाद मेरे साथ मैच करना। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब सबसे पहले तो आपको पता है हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है, ताकि हम रिकनसाइल करें क्या, दो चीज़ों को, बैलेंस एज पर पासबुक विद द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आई होप आपको ये याद है, हम कैश बुक के बैंक कॉलम को रिकनसाइल करते हैं, क्योंकि पासबुक भी क्या है, बैंक स्टेटमेंट है। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि कैश बुक के भी सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम को ही देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द मेन पर्पज ऑफ बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। तो ध्यान से सुनते जाना, आपको रिविजन भी हो जाएगा। देन अब आपका क्वेश्चन क्या था कि आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस किसके इक्वल होगा। तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको जब समझाया था कैश बुक के बारे में और पासबुक के बारे में, कैश बुक के लिए मैंने आपको कहा था जब आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, एट द सेम टाइम आपका क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब आपकी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, पासबुक का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। मीन्स हमेशा रिवर्सल होगा, उसका इन्वर्स ही होगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो डेबिट बैलेंस होता है एज पर कैश बुक, दैट इज फेवरेबल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैश क्या है, आपका एसेट है। ठीक है, बट कैश में नहीं, यहाँ पे तो हम कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, मीन्स बैंक का सोच रहे हैं, दैट इज योर एसेट। और आपको पता है जब आपका एसेट क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट है मीन्स पॉजिटिव है, आपके लिए फेवरेबल है। दैट मीन्स जो आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और पासबुक में भी क्या होगा, फिर वो फेवरेबल ही होगा। अब आप सोचेंगे कि पासबुक में क्रेडिट क्यों है, तो मैंने आपको बताया पासबुक में हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, पासबुक में सोचते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कैश बुक जो होता है वो आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। तो अगर पासबुक में हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बैंक क्या देखेगा कि कस्टमर का पैसा पड़ा है मेरे पास, तो बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, इसीलिए उसके लिए क्रेडिट बैलेंस होता है। बट हमारा पैसा पड़ा होता है बैंक में, इसलिए वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बैंक के लिए क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस। देन कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस की बात करें, क्या है, आपका बैंक नेगेटिव चला गया। पता है बैंक जब डिक्रीज होगा तब भी क्रेडिट होगा, दैट मीन्स आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, अच्छा नहीं है, तब हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस। पासबुक में भी क्या है, ये एक तरह से हमारे लिए अनफेवरेबल ही है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, चाहे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपका जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यस, ऑप्शन ए इज द आंसर। डेबिट बैलेंस जब कैश बुक का होगा, सी, ये कैश बुक का जब डेबिट बैलेंस होगा तब हमारी पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नहीं होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जब पासबुक का होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस, वो होता है डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं है। देन ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब पता है हमारे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कब होगा, जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगेन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेबिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, देयरफॉर ऑप्शन सी भी नहीं है। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग। अभी मैंने आपको मेन मोटिव बताया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम पासबुक के बैलेंस को मैच कर सकें, किसके साथ, विद दी बैंक कॉलम ऑफ कैश
बुक। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है ऑप्शन, एंट्रीज इन दी पासबुक विद द एंट्रीज इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। पहला तो गलत हो गया क्योंकि हमें कैश कॉलम नहीं चाहिए कैश बुक का, हमें क्या चाहिए, बैंक कॉलम। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं। देन सेकंड, एंट्रीज इन द पासबुक विद द एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यस, ये आंसर है हमारा, दैट इज ऑप्शन बी। देन सी भी देख लेते हैं, एंट्रीज इन द पासबुक विद द एंट्रीज इन द बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। नो, सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं बैंक कॉलम, कैश कॉलम को तो हमने देखना ही नहीं है कैश बुक की। देयरफॉर ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल है तो ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी आपके साथ में प्रैक्टिस हो ही जाएगी इसमें। अ बिजनेस रिसीव्स इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस एज ₹8500 ओवर ड्रॉन। बिजनेस को रिसीव हुई उसकी बैंक स्टेटमेंट, मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, पास बुक की। ठीक है, पासबुक का क्या है क्लोजिंग बैलेंस, 8500 ओवर ड्रॉन, मीन्स आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, एज पर पासबुक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओवर ड्राफ्ट एज पर पास बुक। कितना आ जाएगा, 8500। अब आपको पता है ओवरड्राफ्ट है मींस नेगेटिव है, तो ये 8500 हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो आपको याद हो अगर, तो हम ऐसा ही करते थे, जब आपको जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता था, यहाँ पे दिया है आपको पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स आपको कहाँ तक जाना है, एज पर कैश बुक। अब हमने कैश बुक के बैलेंस पे जाना है और जो भी सोचना है वी हैव टू डू वट एवर दी कस्टमर हैज़ डन, मतलब हमने सब कुछ कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। ओके, अब क्या है, इट इज़ फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2000। जब हमने पासबुक को देखा कि उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 8500, उसमें कुछ चेक्स थे जो अनप्रेजेंटेड रह गए ऑफ ₹2000। अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या मतलब होता है, चेक्स इशूड but not presented for payment। ओके, इसमें क्या हुआ, हमने चेक इशू कर दिया, मीन्स हमने किसी को अगर पेमेंट करनी थी, हमने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया, बैंक में लगा दिया, बट आगे फर्दर बैंक से उसकी पेमेंट नहीं हुई। हुआ क्या, हमने अपनी कैश बुक में डिडक्ट कर दिया होगा उतना अमाउंट, बट बैंक से पेमेंट नहीं कटी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हमने सब कुछ अब कैसे देखना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। हमने तो पेमेंट कर दी ना, चाहे बैंक से पैसे कटे या नहीं कटे। तो बैंक के साथ मैच करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको भी डिडक्ट कर देंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, दैट इज ₹2000। इसको भी हम नेगेटिव में लिख देंगे। देन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू ₹1500। हमने डिपॉजिट करा बट वो अनक्रेडिटेड रहा, दैट मीन्स ये होता क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड। अब आपको नाम से पता करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, और वी कैन से बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने बैंक में चेक लगा दिया कि हम पैसे जमा करवा दें, डिपॉजिट करवा दें, बट अभी तक बैंक में उसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई, बैंक में वो पैसे कलेक्ट नहीं हुए, और वी कैन से बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुए। तो क्या हुआ, हमने अपनी तरफ से डिपॉजिट करवा दी ना, कैश बुक की बात कर रहे हैं, हमने प्लस कर दिया, बट बैंक में अभी वो चीज़ प्लस नहीं हुई है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने करना ही वैसे है जैसे कैश बुक के अकॉर्डिंग हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। कितने आ जाएंगे वो, 1500। तो जब आप इसका नेट अमाउंट निकालेंगे, देन यू विल गेट अमाउंट ऑफ ₹9000। नेगेटिव में आया, ये हमने निकाला कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, नेगेटिव में आया, दैट मीन्स ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमारा आ गया 9000। तो हम यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन भी ये पूछा था, ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज, दैट इज 9000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन सी नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम हमारा तब हो गया जब हमने जर्नल बनाई, वहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाते थे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम भी क्या कहता था, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट।
बट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम, सिंपल हम बैलेंसेस को क्या कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। वहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहे कि ये चीज़ आई है तो ये चीज़ गई है, वैसा नहीं है। सिंपल हम बैलेंस देखते हैं कि डिफरेंस किन वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम बैंक स्टेटमेंट को ही तो आगे फर्दर मैच करते हैं विद दी कैश बुक। ये स्पेसिफिकली हम ये नहीं बोल सकते कि बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है। दिस इज सिंपली अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम रिकंसिलेशन करते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट है ये सिंपल, और फिर पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता कौन है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी डेटर, ऑप्शन डी अकाउंट होल्डर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अकाउंट होल्डर। क्यों, क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है, हम बैलेंसेस को रिकंसाइल कर रहे हैं। हम रिकंसाइल कैसे करते हैं, हम बैंक से भी स्टेटमेंट लाते हैं, मींस पासबुक की बात कर रहे हैं, और अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ मैच करते हैं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके तो हम बैंक से लेके आ रहे हैं वो स्टेटमेंट ताकि हम रिकंसाइल कर पाए। तो दैट इज ऑब्वियस कि बैंक तो नहीं है पक्का, क्योंकि बैंक से ही तो हम चीज़ें मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैच। हम कौन है, अकाउंट होल्डर, हमारा जिसका अकाउंट है बैंक में, तो ये कौन होगा, अकाउंट होल्डर। क्रेडिटर डेटर्स तो होंगे नहीं, हम अकाउंट होल्डर, या फिर अकाउंट होल्डर की जगह कई बार क्या होगा, अकाउंटेंट। हम ही हैं वैसे देखा जाए, हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं, हम अपने बैंक को रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो हम या तो आपको अकाउंट होल्डर लिखा होगा या फिर अकाउंटेंट लिखा होगा, हम या तो अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे या तो हम खुद ही रिकंसाइल करेंगे। तो इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि हमारा अकाउंटेंट ही कर रहा है, बट जब आपको नाम दिया होगा अकाउंट होल्डर तो आप उसको ही टिक करके आएंगे, दैट विल बी ऑब्वियस। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज which of the following does not require adjustment in the balance of cash book? Option A, checks deposited but not cleared. Option B, checks issued but not presented. Option C, checks wrongly credited by the bank. और option D, all of the above. Now the question is saying कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें कैश बुक में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन बाय वन देखते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हमने चेक्स डिपॉजिट करवाए बैंक में बट अभी क्लियर नहीं हुए हैं। हमने अपनी तरफ से क्या करा, अपनी कैश बुक के बैंक वॉल्यूम को इंक्रीज करा, मीन्स हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे करी होगी। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है क्योंकि बैंक में आगे वो क्लियर हुआ ही नहीं है, बैंक में वो चीज़ ऐड नहीं हुई, तो हमें एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। देन सेकंड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक्स इशू कर दिए, मीन्स आगे हमने फर्दर किसी को पेमेंट करनी थी, हमने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को कम कर दिया, बट फर्दर बैंक में उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, बैंक से पेमेंट नहीं कटी, बट हमने अपने कैश बुक में एडजस्टमेंट करी ना, मीन्स इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। देन लास्ट, चेक्स रॉन्गली क्रेडिटेड बाय दी बैंक, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में क्या करा, क्रेडिट कर दिया, कोई चेक्स क्रेडिट कर दिए, मीन्स आपके अकाउंट में ऐड कर दिया कुछ अमाउंट बैंक ने, ठीक है, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने गलती से करा है, हमें नहीं चाहिए उसकी एडजस्टमेंट। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। को अब ऐसा ना हो कि आप जल्दी से ऑल ऑफ द अबव कराएं, दैट विल बी रॉन्ग। ओके तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, in the bank statement, cash deposited by the account holder is known as option A debit, option B credit, option C liability, option D expense। अब बैंक स्टेटमेंट में अगर किसी अकाउंट होल्डर ने कैश डिपॉजिट करवाया तो उसको हम क्या बोलेंगे। बात की है उन्होंने बैंक स्टेटमेंट की, मींस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि अगर किसी अकाउंट होल्डर ने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो क्या होगा। अब पता है आपको, जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो आपको बैलेंस क्या आता है बैंक की तरफ से, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो बैंक क्या करता है उस टाइम पे, आपको क्रेडिट करता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ना कि डेबिट। डेबिट तब होता जब वो पूछते कि कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक की बात नहीं करी है, आपके लिए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बट यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जब आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, बैंक के लिए आप क्या हैं, एक तरह से उनके क्रेडिटर हैं, तो जितना जितना पैसा जमा करवाते जाएंगे, जितना डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तब बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। देयरफॉर इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रेडिट। सो क्लियर है ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो चाहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारे टेलीग्राम के 2 ग्रुप हैं, एक है स्टडी बैंड के नाम से जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे और पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और एक है हमारा स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम से जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 22,650, uncleared lodgements rupees 3,110, unpresented checks rupees 6290, bank credit recorded twice by bank in error as rupees 650. What balance for the cash at bank should appear in the balance sheet? अब वन बाय वन देखते हैं, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना ही क्वेश्चन टफ है, बहुत ईजी है। अब क्या है, सबसे पहले तो आपको दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ भी नहीं है, मीन्स फेवरेबल बैलेंस है, ना ही ओवरड्राफ्ट बोला है उन्होंने, ना ही डेबिट बैलेंस बोला है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव में दिया है तो आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस, या सिंपल कुछ नहीं लिखा है तो बैलेंस एज पर पासबुक। बाकी वैसे जैसे मर्जी लिखो आप, इन दी एंड एग्जाम में आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बाकी डिटेल में तो पूछेंगे नहीं कि फॉर्मेट बना के बताएं पूरा, जस्ट आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा हमारा 22,650, पॉजिटिव में है, क्लियर। चलिए, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स रुपीज 3,110, तो आपको याद रखना है अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स क्या होती हैं, दीज आर अनक्रेडिटेड चेक्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं अनक्लियर्ड चेक्स। ओके, तो चाहे आपको क्वेश्चन में लिखा हो अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, अनक्लियर्ड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स, ये तीनों सेम ही है, ठीक है। तो आपको पता है अनक्रेडिटेड चेक्स का क्या मतलब होता है, चेक्स डिपॉजिटेड, या इनको हम अनकलेक्टेड चेक्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो कोई भी टर्म है सबका मीनिंग सेम ही होगा। ओके, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बोल सकते हैं, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। ओके, देखो, नॉट कलेक्टेड मतलब अनकलेक्टेड, नॉट क्रेडिटेड मतलब अनक्रेडिटेड, नॉट क्लियर्ड मीन्स अनक्लियर्ड, या वी कैन से अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स। जो भी टर्म आएगी आपको समझना है खुद। अब आपको एक वर्ड लिखा होगा उससे आपको खुद ही मीनिंग समझ आना चाहिए कि क्या है। ओके, तो चेक्स डिपॉजिट करवाए बट कलेक्ट नहीं हुए बैंक में, क्या मतलब हुआ, पहले तो हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एज पर पासबुक। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है एज पर पासबुक, इसका क्या मतलब है, हमने कहाँ पे जाना है, एज पर कैश बुक। तो मीन्स जो भी हम चीज़ें करेंगे बीच में, वी विल थिंक अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक। तो हमने क्या करा, चेक डिपॉजिट करवा दिया 3,110 का, हमने अपनी तरफ से प्लस किया कैश बुक में, बट बैंक में उसकी कोई भी कलेक्शन नहीं हुई, बैंक में उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, बट हमने सब कुछ करना है एज पर कैश बुक, देयरफॉर हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स। कितना आ जाएगा वो 3,110, ये हमने करा प्लस। देन अनप्रेजेंटेड चेक्स, अब पता है अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, दीज आर द चेक्स विच आर नॉट इशूड, सॉरी दीज आर द चेक्स विच आर इशूड, चेक्स इशू कर दिए होते हैं हमने बट दे आर फर्दर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आगे फर्दर बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होते। मीन्स हमने अपनी तरफ से इशू कर दिया, हमने कैश बुक में माइनस कर दिया, बट बैंक में ऐसा नहीं हुआ, तो हम पर कर कैसे रहे हैं, एज पर द कैश बुक, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। कितना आ जाएगा वो ₹6290, उसको माइनस करना है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, देन नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय द बैंक इन एरर एज ₹650। अब क्या करा, बैंक ने 2 बार क्रेडिट कर दिया गलती से, कितना, 650 का जो अमाउंट था उसको उन्होंने 2 बार क्रेडिट कर दिया। मीन्स हम इसको एज्यूम करके चलेंगे कि एक बार तो क्रेडिट करना ही था, वो कैश बुक में भी हो चुकी होगी एंट्री, बट गलती से बैंक ने एक और बार क्रेडिट कर दिया। बैंक ने क्रेडिट करा मीन्स बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसे डाले और कर दिया प्लस 650। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे हमने कैश बुक का देखना है कि कैश बुक को ठीक करना है, तो क्या करेंगे, कैश बुक में तो चीज़ प्लस नहीं हुई ना 2 बार, उसको हमने करेक्शन करने के लिए लेस करेंगे अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस, मीन्स 650 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 22,650 plus 3,110 minus 6,290 minus 650, then you will get the amount of rupees 1,820. That will be the balance as per
कैश बुक, और ये फेवरेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो आपको पूछा भी क्या था, व्हाट बैलेंस फॉर द कैश एट बैंक शुड अपेयर इन दी बैलेंस शीट। आपको पता है बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं कैश एट बैंक एसेट दिखाते हैं, और वो कैश एट बैंक वही बैलेंस होता है जो हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम से आ रहा होता है। तो वो कितना आया हमारा आंसर, दैट इज ₹18820। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कस्टमर अकाउंट इज डैश व्हेन द कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कस्टमर अकाउंट को क्या करेंगे जब हम बैंक से विदड्रॉ करेंगे कैश को। ऑप्शन ए डेबिटेड, ऑप्शन बी क्रेडिटेड, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जब हम बैंक से कैश विदड्रॉ करवाते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, बैंक के लिए क्या होगा, पहली बात बैंक के लिए हमारा पैसा जो उसके पास पड़ा है दैट इज लाइबिलिटी, बट जब हम कैश को विदड्रॉ करवा देंगे बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स लाइबिलिटी हमारी जब कम होती है तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कस्टमर अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन द कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। क्लियर। चलिए एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर है सब, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इट विल मोटिवेट मी अलॉट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। अब कहा है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ऑप्शन ए added to the passbook balance, option B added to the cash book balance, option C subtracted from the cash book balance, और option D subtracted from the passbook balance। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, अ डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। पहले तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट को आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के नाम से भी बुलाते हैं या फिर अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट। अब आपको पता लगना चाहिए डिपॉजिट है, अब डिपॉजिट कहाँ पे करवाते हैं, बैंक में करवाते हैं। इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है, वो चीज़ रास्ते में है, अभी पहुंची नहीं है वहाँ तक, ठीक है। तो वैसा ही डिपॉजिट इन ट्रांजिट का क्या मतलब समझ सकते हैं आप, कि हमने अपनी तरफ से वो चीज़ अपने कैश बुक में ऐड कर दी होगी, अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में, और आगे हम फर्दर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। वो चीज़ डिपॉजिट अपनी तरफ से कर दी है बट वो ट्रांजिट में है, अभी पूरी डिपॉजिट नहीं हुई बैंक में, वो चीज़ फर्दर फुल्ली प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इसमें होता क्या है, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वही बात, हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी से, जैसे आपने चेक रिसीव करा है तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास पैसे आ गए अकाउंट में, बट आगे फर्दर बैंक में वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, ठीक है। रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक, इससे क्या होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बट पासबुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिजल्टिंग इन, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला, इंक्रीजिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारी कैश बुक में तो बैलेंस इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने कैश में क्या कर दिया, वो चीज़ डेबिट कर दी कि पैसे आ गए हमारे अकाउंट में। सो द प्रॉपर ट्रीटमेंट, अब हमने तो अपने अकाउंट में प्लस कर दिया बट प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट्स का, या वी कैन से डिपॉजिट इन ट्रांजिट का बैंक रिकंसिलेशन में, इज टू शो देम एज एन एडिशन एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब हमने अपनी कैश बुक में दिखा दिया कि हाँ भाई हमने डिपॉजिट करवाया, पैसे बढ़ गए। अब इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि हम अपनी पासबुक या हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें भी ये चीज़ ऐड कर दें, क्योंकि एक्चुअल में वो डिपॉजिट होनी है तो ट्रांजिट में बट सच में तो करनी है ना, तो बैंक स्टेटमेंट में भी क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए एन एडिशन एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बैलेंस इन ऑर्डर टू रिकनसाइल दी टू बैलेंसेस, ताकि दोनों आपस में रिकनसाइल हो जाए। यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे तो रिकनसाइल कैसे होगा, तो यहाँ पे भी हमें प्लस करना पड़ेगा पासबुक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडेड टू द पासबुक बैलेंस, दैट इज ऑप्शन ए। गलती नहीं करा जाना, कुछ शायद में आई थिंक मोस्टली बच्चे क्या करते होंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, मैंने नोटिस करा है काफ़ी, ये गलत है, कहीं जगह आंसर भी ये दिया होगा तो दैट इज रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एडेड टू द पासबुक बैलेंस। तो याद रखना है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट को हम आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो चाहे यहाँ पे अब आपको आए व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिपॉजिट इन ट्रांजिट, या फिर आए व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, या फिर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट्स, तो उसका आंसर यही रहेगा, दैट इज एडेड टू द पासबुक बैलेंस, और वी कैन से एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट। अब डिपेंड करेगा कि पासबुक बैलेंस लिखा है या बैंक स्टेटमेंट लिखा है, तो कुछ भी लिखा हो दोनों में से आपको समझ आ जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSF मार्क्ड इन द चेक सेंट बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स। अब कई बार क्या होता है, चेक के ऊपर NSF मार्क करके लिखा होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बैंक जब आपको भेजता है चेक वापस, उस पर NSF लिखा होता है, वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NSF की फुल फॉर्म, दैट इज नॉट सफिशिएंट
फंड्स, हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, इसका यही मतलब है, वो यही इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, अ बैंक कुड नॉट वेरीफाई द आइडेंटिटी। ऑप्शन बी, नो सफिशिएंट मनी, यस यही आंसर होगा, सफिशिएंट मनी नहीं है, मैंने बताया नॉट सफिशिएंट फंड्स, इसका यही मतलब है। देन चेक्स हैज़ बीन रिजेक्टेड, नो ये भी नहीं। चेक्स हैज़ बीन फॉर्ज्ड, फॉर्ज का क्या मतलब होता है, लाइक हम सिग्नेचर किसी के फेक कर देते हैं, वो होता है कि हमने फॉर्ज किया उस चीज़ को, वैसे ही है कि चेक को हमने फॉर्ज कर दिया, नो इसका ये मतलब नहीं है। द करेक्ट आंसर इज नो सफिशिएंट मनी। आई थिंक ये भी अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब गलती आप नहीं करेंगे इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज, अब पहली बात वही, अनप्रेजेंटेड चेक्स मैंने आपको अभी बता दिया इसका क्या मतलब होता है, चेक्स इशूड, ये वैसे मैंने जब आपको डिटेल में पढ़ाया इस पे लेक्चर तभी बताया ही था वैसे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे लिखा भी होता है नॉट प्रेजेंटेड, इसीलिए वो बोलते हैं अनप्रेजेंटेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, चेक्स इशू कर देते हैं, मींस अपनी तरफ से जिसको हमने पेमेंट करनी है, जिस थर्ड पार्टी को, हम माइनस कर देते हैं अपने अकाउंट से, बट आगे फर्दर बैंक में वो प्रेजेंट नहीं होते पेमेंट के लिए, बैंक से थोड़ी लेट प्रोसेसिंग होती है उस चीज़ में, तो क्या होता है हमारी कैश बुक में वो चीज़ डिडक्ट हो जाती है, बट पासबुक में वो डिडक्ट नहीं होती। कैश बुक में, अब ये मत देखना कैश बुक बोल रही, तो कैश बुक से आप हमेशा यही सोचेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम। ओके अब अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम और क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्स्ट वन अनकलेक्टेड चेक्स, ऑप्शन बी अनक्रेडिटेड चेक्स, ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग चेक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं। व्हाई डोंट वी कॉल देम एज अनकलेक्टेड, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अनकलेक्टेड का क्या मतलब होता है, वही सेम मैंने आपको अभी पहले भी क्लियर किया, चेक्स डिपॉजिटेड बट not collected by बैंक, ठीक है। हम चेक्स को डिपॉजिट करा देते हैं बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, नॉट कलेक्टेड मींस अनकलेक्टेड। वैसे ही जो हम डिपॉजिट करवाते हैं, मैंने आपको बताया ये चीज़ कि जब हम चेक्स को या मतलब हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो बैंक के लिए क्या होगी वो चीज़, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो क्रेडिट करना होता है बैंक ने, मीन्स इट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, अभी तक वो चीज़ क्रेडिट नहीं हुई है, तो वही अनक्रेडिटेड का भी यही मतलब होता है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। तो आपको पूछा गया था अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड के लिए क्या होता है, आउटस्टैंडिंग चेक्स, या वी कैन से यही चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ए और बी मतलब आपस में दोनों ये तो सेम है, इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं, बट सी और ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा है अनप्रेजेंटेड, वो दोनों सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। गलती से ए या बी में से कुछ मत कराना, ये अलग है, और अनप्रेजेंटेड चेक्स और आउटस्टैंडिंग चेक्स सेम है। अब आउटस्टैंडिंग चेक्स क्यों नाम है, आप एक तरह से इसको मतलब एक लॉजिक बोल लो एग्जैक्ट, या फिर एक ट्रिक की तरह समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग क्या है, लाइक जब आपको होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने पेमेंट करनी होती है, पेमेंट नहीं करी होती, उसी चीज़ को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वैसे ही आपने किसी को चेक की पेमेंट करनी थी, आपने अपनी तरफ से माइनस कर दिया, बट बैंक से आगे फर्दर वो पेमेंट नहीं हुई, तो वो चीज़ आउटस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग चेक्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If any amount is directly deposited into the bank, then option A cash book will show double balance, option B passbook will show double balance, option C cash book will show more balance and bank will show less, ऑप्शन डी कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एंड बैंक विल शो मोर। एंड आई होप अब आप क्वेश्चन को पहले पॉज कर रहे होंगे, मेरे आंसर से पहले खुद करना ट्राई, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगी, पहले आप खुद ही ट्राई करना। ओके अब क्या है, अगर कोई अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाए आपके बैंक में, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक में वो चीज़ प्लस हो गई, बैंक की बात करें मतलब पासबुक में वो चीज़ प्लस हो गई है, अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैश बुक विल शो डबल बैलेंस, कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, डबल बैलेंस कैसे होगा, कैश बुक में तो कोई एंट्री ही नहीं हुई, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। देन पासबुक विल शो डबल बैलेंस, नो, पासबुक में सिंपल क्या है, जैसे सपोज आपको किसी कस्टमर ने 1000 रुपीज़ देने थे, पासबुक में डायरेक्टली एंटर होके आ गए, प्लस हो गए 1000, डबल वाली कोई बात ही नहीं, तो पासबुक में भी डबल बैलेंस की बात ही नहीं होगी। देन कैश बुक विल शो मोर बैलेंस एंड बैंक विल शो लेस, बैंक यहाँ पे वही बात कर रहे हैं पासबुक की, ठीक है। कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगा और पासबुक कम करेगा, कैश बुक में तो एंट्री ही नहीं हुई, तो कैश बुक मोर तो कभी शो करेगा ही नहीं, पासबुक भी लेस नहीं करेगा, और इनफैक्ट पासबुक में ज़्यादा होगा बाय 1000 क्योंकि डायरेक्टली बैंक में गया है। देन कैश बुक विल शो लेस बैलेंस, यस, और बैंक विल शो मोर, यस, बैंक में 1000 ज़्यादा दिखेगा, शो मोर बाय 1000, और कैश बुक में कम होगा बाय 1000, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट
आंसर। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है और आपको रिवीजन भी हो रही होगी साथ में पूरा टॉपिक की। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो वही बोलूँगी, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, बाकी अगर यहाँ पे भी अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, आपको बैंक रिकन्सिलेशन दोबारा अच्छे से पक्का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको अगर बैलेंस दिया है एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसे बेटर रहता है कि हम चीज़ों को प्रैक्टिकली ऐसे यहाँ पे थोड़ा लिख भी लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, देन द इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक विल बी। मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया है एज पर पासबुक तो हमें पता है कहाँ पे जाना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। और यहाँ पे जो चीज़ें हमने करनी है वो भी किसके अकॉर्डिंग करनी है, जैसे कैश बुक में हुई होंगी, जैसे हमने करी होंगी, ना कि बैंक ने। तो अब कहा कि क्या होगा जब इंटरेस्ट अलाउ करेगा बैंक, उस चीज़ को हमने क्या करना है। अगर आपको बैंक का स्टार्टिंग बैलेंस दिए, आपको बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा, अलाउ करना मीन्स क्रेडिट करा होगा। बैंक जब आपके अकाउंट में पैसे डालेगा, बैंक के लिए और लाइबिलिटी इनफैक्ट इंक्रीज हो गई तो बढ़ा तो क्रेडिट, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट आया बैंक में, बट आपको कैश बुक में वो चीज़ नहीं पता थी कि आपको पैसा मिला है इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो कैश बुक में वो चीज़ नहीं आई, तो हमने सब कुछ कैसे करना है, वैसे भी कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे भी डिडक्ट कर देंगे जो भी उसने इंटरेस्ट हमें अलाउ करा होगा बैंक में। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्टेड, ऑप्शन ए। एडेड भी नहीं होगा, नो इफेक्ट भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज ₹3000 डेबिट। अब पहले तो आपको यही समझना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मीन्स पासबुक, पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो, पासबुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 3000 डेबिट। आपको दिया है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक किसके बराबर होता है, आपको पता है, दैट इज ओवर ड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव। तो आपको 3000 दिया है नेगेटिव में, ठीक है। एंड देयर आर डिपॉजिट्स, इससे पहले तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको दिया है एज पर पासबुक तो आपको कहाँ पे जाना है, एज पर कैश बुक। तो हमने जो भी चीज़ें सोचनी है एज पर कैश बुक सोचनी है, ठीक है। देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ ₹800 नॉट येट क्रेडिटेड, वही अनकलेक्टेड चेक्स हैं, हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, बट पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई, पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमने कैसे करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने प्लस करा 800, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितना, 800, ठीक है। और अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटलिंग ₹500, अनप्रेजेंटेड वही कि हमने चेक्स इशू कर दिए, अपनी तरफ से हमने माइनस कर दिए कैश बुक में, बट बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो हम भी क्या कर रहे हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 500। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे देन यू विल गेट ₹2700। नेगेटिव में आया, ये आया आपका नेगेटिव आया बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, या वी कैन से वही ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर। तो इसका है 2700 क्रेडिट, दैट इज ऑप्शन सी। 2700 डेबिट लिखा होता तो उसको टिक मत कराना, ये क्रेडिट डेबिट का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अकाउंट शोड ₹1000 overdrawn. When reconciled with the passbook, it was noticed that one of the debtors has directly deposited ₹400 into the bank account and bank charges of ₹20 has been debited to the account. Bank statement balance is। अब आपको पूछा है बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस है। अब पहली बात तो ये कुछ, अब आपको डाउट क्या आ सकता है, करंट अकाउंट शोड 1000 overdrawn। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, पासबुक की बात कर रहे हैं वही या कैश बुक की कर रहे हैं, कई बार डाउट आ सकता है, कुछ को तो क्लियर भी होगा, बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, पहले तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा। अगर यहाँ से कन्फ्यूजन आएगा तो आपको पहले क्या करना है, आगे पूरा क्वेश्चन रीड करना है। पूरा क्वेश्चन रीड करोगे तो आप देखेंगे आगे उन्होंने लिखा है कि जब हम रिकनसाइल कर रहे हैं उस चीज़ को पासबुक के साथ, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि पासबुक के साथ रिकनसाइल करने लगे, दैट मीन्स ये हमें किसका दिया होगा बैलेंस, कैश बुक का। एक यहाँ से हमें हिंट हो जाएगा इसका, देन उसके बाद एक और हिंट यहाँ से मिलता है आपको, जब आपको उन्होंने पूछा है बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस होगा, मीन्स पासबुक की बात कर रहे हैं,
तो दैट विल बी ऑब्वियस कि यहाँ पे आपको कैश बुक की बात की होगी। अगेन यहाँ पे दूसरा हिंट मिल गया, ठीक है। देन एक और चीज़ आप याद रखेंगे, करंट अकाउंट की बात की है ना, तो ऐसे जनरली सेविंग अकाउंट तो होते हैं, बट जो बिजनेसमैन होते हैं, हमें पता है हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उनके लिए क्या होता है, वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं रादर देन दी सेविंग अकाउंट। वो वहाँ पे नहीं करवा सकते, उनको करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वो भी क्या है, कैश बुक। तो यहाँ से एक तरह से आपके पास 3 हिंट हो गए। एक हिंट आपको यहाँ से मिल गया, ये पासबुक से, एक बैंक स्टेटमेंट से, एक डायरेक्टली अगर आपको करंट अकाउंट का पता था, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो क्या है, ओवर ड्रॉन है ₹1000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा 1000। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, व्हेन रिकनसाइल्ड विद द पासबुक, जब उसको पासबुक के साथ रिकनसाइल करा तो नोटिस करा कि एक डेटर था जिसने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए थे 400 बैंक अकाउंट में। मींस पासबुक, पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, वही सेम कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कैश बुक का, तो आपको कहाँ पे जाना है, एज पर पासबुक। और जो भी आपको अब चीज़ें बीच में एडजस्टमेंट्स करनी है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी पासबुक, क्योंकि हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है। ओके, तो अगर पासबुक में डायरेक्टली 400 डिपॉजिट हो चुके हैं, उसमें प्लस हुए हैं, तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है, प्लस ही करना है। डायरेक्ट डिपॉजिट हम प्लस कर देंगे, कितना, 400, ये आ जाएगा प्लस। देन बैंक चार्जेस ऑफ 20 हैड बिन डेबिटेड, बैंक चार्जेस बैंक में डेबिट हो गए, मीन्स माइनस हुए। तो बैंक में अगर माइनस हुए हैं और वी कैन से पासबुक में अगर माइनस हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम करेंगे माइनस। बैंक चार्जेस कितने आ जाएंगे, वो दीज आर द बैंक चार्जेस ₹20, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो जब आप इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ₹620, दैट विल बी नेगेटिव। तो यह है नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक, और वी कैन से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर कैश, सॉरी, डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक। तो आप देखेंगे 620 कहाँ पे है, डेबिट, ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, देख लीजिए खुद ही। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वही ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, वही हुआ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये इंटरचेंजेबली कोई भी टर्म यूज हो सकती है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए। क्लियर है ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा लेंदी भी है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे अच्छे से, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ऑन 31 दिसंबर 2003, अब इसमें एमसीक्यूज वाली फॉर्म में मैंने आपको कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली है कि आप सॉल्व कर लें एक बार, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ओके, 31 दिसंबर 2003 को बैंक पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस ₹10,700। अब हमें पता है डेबिट बैलेंस जो पासबुक का होता है दैट विल बी ऑब्वियस, दैट इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो मैं आपको बोलती हूँ साथ ही साथ चीज़ों को नोट डाउन भी करें, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना दिया है, वो 10,700, और हमें पता है वो नेगेटिव होता है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर BRS, वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए। अब क्या है, हमें पता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, तो एट द एंड हमें कहाँ जाना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो भी हमने बीच में एडजस्टमेंट्स करनी है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, जैसे हमने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में करा होगा। अब वन बाय वन देखेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे एक साथ एडजस्टमेंट्स दे दी, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एक दी थी सिंगल, बट नाउ यहाँ पे कंबाइंड है। फर्स्ट वन, चेक्स इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2003। हम बुक्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 2003 को ही, कह रहे हैं कि हमने चेक्स इशू कर दिए थे 31 दिसंबर से पहले ही, बट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट आफ्टर दैट डेट अमाउंटेड टू ₹900। कुछ चेक्स होंगे जो हमने 31 दिसंबर से पहले इशू कर दिए थे, बट उनमें से कुछ 900 के ऐसे थे जो आफ्टर दी 31 दिसंबर हुए, मीन्स आफ्टर दैट डेट 31 दिसंबर के बाद हुए। तो क्या हुआ, हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, हमने कैश बुक में ये भी माइनस करा है, हमने तो माइनस करके रखा है 900 भी, चाहे वो बैंक में बाद में क्यों ना हुए हो, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे ही। कितना आ जाएगा वो, ये आ जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो हो जाएगा ₹900, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है, ये नहीं देखना है बैंक में तो ये हुआ कि वो उन्होंने 31 दिसंबर के बाद प्रेजेंट करे, बट हमने कैश बुक को देखा कि कैश बुक में हमने 900 भी कर रखे होंगे पहले से, तो हमने किया माइनस।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अंटिल 31 दिसंबर 2003 अमाउंटेड टू ₹2200। अब हमने बैंक में चेक लगा दिया, जमा करवा दिया, हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, बट आगे फर्दर बैंक ने उसको अभी तक कलेक्ट नहीं करा था 31 दिसंबर तक। कितने के थे वो? 2200। पर हमने तो कैश बुक में प्लस कर दिए थे ना, तो हमने यहाँ पे भी कैसे करना है, जैसे हमारी कैश बुक में हुआ होगा, तो यहाँ पे भी हम प्लस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। अब मैंने आपको बता दिया, अनक्रेडिटेड चेक्स हो, अनकलेक्टेड चेक्स हो, अनक्लियर्ड चेक्स हो, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स हो, सबका मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे ₹2200। दिस इज प्लस, सॉरी इसको रिमूव ही कर देती हूँ, नेगेटिव वाले हैं ब्रैकेट्स में, जो बिना ब्रैकेट के हैं वो सिंपली प्लस में। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू ₹1200 डिड नॉट अपेयर इन दी कैश बुक। अब हमारी ओवरड्राफ्ट पे कुछ इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 1200 का, जो हमने कैश बुक में नहीं बताया, मीन्स बैंक ने उसको माइनस कर दिया, बैंक ने हमारे पैसे काट लिए उसने इंटरेस्ट के फॉर्म में, बट कैश बुक में वो चीज़ नहीं अपेयर हुई, मतलब हमारी कैश बुक में 1200 अभी है, माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे 1200। क्यों? क्योंकि कैश बुक में उसका इफेक्ट गया ही नहीं, और हमने सब कुछ सोचना भी कैसे, कैश बुक से, तो जो बैंक ने माइनस करा हम वापस प्लस कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ₹5000 being interest on investment collected by the bank and credited in the passbook were not shown in the cash book। 5000 हमारा इंटरेस्ट हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, डायरेक्टली वो हमारे बैंक अकाउंट में 5000 का इंटरेस्ट आ गया, मींस बैंक में वो चीज़ क्रेडिट हो गई, पर अभी तक वही सेम चीज़ हमने कैश बुक में नहीं दिखा रखी, और हम सब कुछ सोच भी कैसे रहे, कैश बुक के अकॉर्डिंग। अब चाहे बैंक में वो चीज़ आ भी गई, प्लस हो गई, बट कैश बुक के साथ मैच करने के लिए दोबारा हम वो चीज़ माइनस करेंगे, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5000। क्लियर। देन बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 वर नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। अब बैंक चार्जेस लगे, बैंक ने माइनस कर दिए ₹50 जो हमने कैश बुक में नहीं करे, तो कैश बुक में नहीं करे तो यहाँ पे भी क्यों करेंगे, दोबारा प्लस कर दो 50, यहाँ पे कर दिया 50। देन 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वॉज एंटर्ड इन दी पासबुक बट नॉट इन दी कैश बुक। अब ये इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना इसमें, ध्यान से सुनना। 800 का क्या हुआ, डिसऑनर हो गया चेक, पासबुक में वो चेक मतलब क्या हुआ होगा, हमने बैंक में चेक लगाया होगा, बट बैंक से डिसऑनर हो गया, मींस बैंक में पैसे नहीं आए, हमने अपनी तरफ से वो चेक लगा दिया, हमने बोल दिया भाई हमारे अकाउंट में 800 आ गए, कैश बुक में हमने बात की प्लस हो गए, बट बैंक में वो चीज़ नहीं हुई, वो वापस लेस हो गई, बट हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश में प्लस करें, हम बोलेंगे नहीं डिसऑनर हुआ भी है फिर भी करो प्लस, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 800। तो आप इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, 10,700 प्लस 900 प्लस 5000, उसमें से ये माइनस कर दीजिए जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं, तो आपका अमाउंट आ जाएगा ₹12350, ये आएगा आपका नेगेटिव में, दैट विल बी दी ओवर ड्राफ्ट एज पर ये कैश बुक। दिस इज द आंसर ₹12350। बाकी आप खुद ही ट्राई करना है इसको एक बार सॉल्व करने की, आपको खुद में भी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आएगा कि येस यू कैन डू दैट क्वेश्चन। कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे एक एडजस्टमेंट की फॉर्म है चाहे दो दे दें, बाकी आई थिंक एक ही एडजस्टमेंट आएगी, बस यहाँ पे मैंने कंबाइन करके लिख दी, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस को। बाकी अकाउंट्स मोस्टली प्रैक्टिकल ही होता है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी थोड़ा लेंथी होगा, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो देखते हैं। Now question number 18. On 31st December 2017, the passbook of Mr. X showed credit balance of ₹33,570। अब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स फेवरेबल है, डेबिट की बात नहीं की, अगर डेबिट बैलेंस होता तो ओवरड्राफ्ट होता, क्रेडिट बैलेंस है मीन्स अच्छा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक कितना आ जाएगा, वो 33,570। दिस इज पॉजिटिव। ओके, द चेक्स एंड ड्राफ्ट्स सेंट टू द बैंक बट नॉट credited एंड काट देना, बट नॉट क्रेडिटेड अमाउंटेड टू ₹1790। अब चेक्स थे कुछ जो हमने क्या करे थे, बैंक में भेज दिए थे, सेंड कर दिए थे, और पर वो आगे फर्दर क्रेडिट नहीं हुए, 1790 के आगे देख लेते हैं। एंड 3 चेक्स ड्रॉन, चलो पहले ये देखते हैं, जो क्रेडिट नहीं हुए, हमने डिपॉजिट करवा दिए बट आगे फर्दर क्रेडिट नहीं हुए, तो यहाँ पे है एज पर पासबुक, हमें पता है कैसे निकालना है, एज पर कैश बुक। तो हमने सब कुछ बीच में जो भी सोचना होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक, सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे हम कैश बुक के अकॉर्डिंग। अब हमने चेक लगा दिया बैंक में, हमने प्लस कर दिया 1790, बैंक में नहीं हुए क्रेडिट बट स्टिल हम प्लस करेंगे, प्लस 1790। क्लियर।
Then 3 checks drawn for rupees 1300, 1150 and 1200 respectively were not presented for the payment till 31st Jan next year. हम अपनी बुक्स बना रहे हैं 31st दिसंबर को, बट नेक्स्ट ईयर के 31st जैन तक नहीं वो आगे फर्दर प्रेजेंट हुए. हमने अपनी तरफ से इशू कर दिए, ड्रॉ कर दिए, अनड्रॉन चेक्स थे जो हमने अपनी कैश बुक में लेस कर दिए. ये तीनों अमाउंट जो होंगे 1300, 1150 और 1200 हमने लेस कर दिए, बट आगे फर्दर बैंक से उसकी पेमेंट नहीं हुई. अब चाहे नहीं हुई हो, हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है, तो हम इन सारे अमाउंट्स को लेस कर देंगे. ये 1300 वाला भी लेस होगा, 1150 भी लेस होगा और 1200 भी लेस होगा. क्लियर. चलिए उसके बाद बैंक हैज़ पेड अ बिल्स पेएबल अमाउंटिंग टू ₹4000. बिल्स पेएबल आपको पता है ये काइंड ऑफ क्रेडिटर्स ही हैं, बट ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो जाता है इसका काम. तो क्या है, बैंक ने बिल्स पेएबल की पेमेंट कर दी 4000 की, बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक. हमें नहीं पता कि हमारे क्रेडिटर की कोई पेमेंट करनी थी, वो बैंक ने डायरेक्टली कर दी. तो क्या हुआ, बैंक में वो चीज़ माइनस हुई, बट कैश बुक में माइनस नहीं ना हुई. हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है, तो हम दोबारा से 4000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. थोड़ा स्पेस का इशू है, थोड़ा देख लेना. इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से. ठीक है, 4000 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया दोबारा, क्योंकि कैश बुक में वो एंटर नहीं हुआ था. देन बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1500 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट. अब बिल्स रिसीवेबल पता है आपको, इसमें हमने क्या करना होता है, पैसा लेना होता है. तो हमने बैंक में वो क्या कर दिया, बिल डिस्काउंट करवा दी. बैंक में लगाया वो वाला बिल कि हमें पेमेंट आ जाएगी 1500 की, बट जब फर्दर ड्यू डेट आई उस बिल रिसीवेबल की, तो क्या हुआ, पता लगा कि वो डिसऑनर हो गया ड्रॉई की वजह से, उसने पेमेंट नहीं करी या उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो पर हमने तो अपनी तरफ से मान लिया था कि येस हमारे 1500 अकाउंट में आ जाएंगे, हमने कैश बुक में प्लस कर दिया, चाहे बाद में वो डिसऑनर हो गया. तो दोबारा हम यहाँ पे 1500 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. क्लियर. चलिए उसके बाद The bank has charged 113 as its commission for collecting the outstanding checks. अब बैंक ने 113 रुपीज़ की कमीशन चार्ज कर दी, मीन्स बैंक ने 113 डिडक्ट कर दिया. तो क्या हुआ, कैश बुक में तो नहीं पता हमें डिडक्ट हुआ, तो दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 113 प्लस कर देंगे. देन एंड हैज़ अलाउड इंटरेस्ट ₹110 ऑन द ट्रेडर्स बैलेंस. फिर उसने हमें आगे फर्दर 110 का इंटरेस्ट भी अलाउ करा, प्लस करा. बैंक में उन्होंने हमें प्लस कर दिया, बट हमने कैश बुक में प्लस नहीं करा होगा, तो 110 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे. तो जब आप इन सब की एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो इन द एंड जो नेट अमाउंट आएगा, यू विल गेट 33,570 प्लस 1790 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 113. उसमें से माइनस करेंगे 1300 माइनस 1150 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू ₹37213. ये क्या होगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक. क्लियर है, दिस इज द आंसर. और क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा था, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर कैश बुक. बाकी आपने देखा कि कितना इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था. बस ये है, आप वन बाय वन पॉइंट को समझते जाएंगे, आपसे आंसर निकल जाएगा. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, वीडियो को लाइक दे देना, मुझे अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि यस आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग वर्दी टू यू. तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जितना हो सके पॉसिबल आप आगे इसको फर्दर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझ पाएँ. और जो भी अभी चैनल पर न्यू भी होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले अपडेट्स ना मिस करें. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹200. अब आपको पता है कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है. कैश बुक की भी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. और डेबिट साइड पे आती हैं आपकी रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे आती हैं आपकी पेमेंट्स. ओके अब क्या कहा कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक की वो कम है, अंडर कास्ट है बाय ₹200. मीन्स हमें यहाँ पे कुछ 200 का दिखाना चाहिए था, जो हमने नहीं दिखाया. ओके व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जब आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कोई भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है एज पर पासबुक, ठीक है, तो क्या उन्होंने पूछा क्या है, टू गेट दी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. अब हमें पता है अगर एज पर पासबुक दिया है तो एट दी एंड हमने एज पर कैश बुक ही जाना है. तो वही कह रहे हैं कैश बुक तक जाने के लिए बीच में यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा. ठीक, अब ठीक करना है, रेक्टिफिकेशन है एक तरह से कि हमने अंडरकास्ट कर दिया है 200 को, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. तो क्या होगा, ऑप्शन ए 200 विल बी डिडक्टेड, 200 विल बी एडेड, ऑप्शन सी ₹400 विल बी एडेड, और ऑप्शन डी ₹400 विल बी डिडक्टेड. अब आप खुद सोचिए, जब आपने कैश बुक की पेमेंट साइड कम बताई है 200 से, हमने पेमेंट्स कम बताई, उससे क्या होगा, हमारे कैश बुक का बैलेंस 200 इंक्रीज दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा. तो हमने इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 200 को डिडक्ट करना होगा, ताकि वापस क्या हो, पेमेंट्स कम हो जाए हमारी 200 से. देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ₹200 विल बी डिडक्टेड.
सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 30th June 2020 द बैंक बैलेंस एज पर एज कैश बुक वॉज ₹1500। तो पहले नोट डाउन कर लेंगे, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है 1500, पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा है, तो सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक वो आ जाएगा हमारा 1500। अब हमें पता है कि अगर एज पर हमें कैश बुक दिया है तो हमें कहाँ पे जाना है, बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, तो जो भी हमने सोचना है एज पर पासबुक सोचना है कि बैंक में कैसा हुआ होगा वो। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक, अब जब हमने कैश बुक को कंपेयर करा पासबुक से, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड। फर्स्ट, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7290 वर इशूड ऑन 28th June। 30th June को हम बुक्स बना रहे हैं और 28th June को इशू हो गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इशू करे, of which one check of ₹1300 was presented in the bank for payment on 4th July। अब हमने टोटल 7290 के चेक इशू करे थे, मीन्स हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिए थे 7290, पूरे कर दिए थे 28 जून को। बट उनमें से क्या हुआ, 1300 के ऐसे चेक थे जो बैंक में आगे फर्दर बाद में प्रोसेस हुए, मीन्स आगे बाद में प्रेजेंट हुए 4 जुलाई को, मीन्स जिस डेट को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी थी 30 जून को, उसके बाद हुए हैं। ठीक है, तो ये बैंक में 1300 और डिडक्ट नहीं हुए, और हमने बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है। अब बैंक में 1300 लेस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम अपनी कैश बुक में दोबारा प्लस कर देंगे 1300। पहला क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹10,000। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाए 10,000 के, मीन्स हमने अपनी तरफ से 10,000 प्लस कर दिए। ठीक है, कैश बुक में हमने क्या करा, प्लस करा 10,000। बट ऑफ दीज चेक्स ₹4,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। वही हम जून की बना रहे हैं, बट कह रहे हैं कि इन 10,000 के चेक्स में से 4,000 बैंक में बाद में क्रेडिट हुए जुलाई मंथ में, मीन्स 4,000 के बैंक में ऐड नहीं हुए, बट हमने अपनी तरफ से पूरे 10,000 के ऐड कर दिए। तो हम क्या करेंगे, 4,000 के हम भी माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बैंक के अकॉर्डिंग सोचने, तो -4,000। क्लियर। चलिए देन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ₹580 कलेक्टेड बाय द बैंक। हमारी कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स थी, हमने उस पर इंटरेस्ट रिसीव करा और डिविडेंड भी, जो डायरेक्टली हमारे बैंक ने कलेक्ट कर दिया ₹580 का, मीन्स बैंक में वो 580 प्लस हो गए, बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट हो गया। बट ही डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर दिस। ये जो ए की कैश बुक है, ए को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, मेरे अकाउंट में पैसा आया है। बट पासबुक में क्या हुआ, प्लस हो गया, तो हमें पता है, हम भी पासबुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं सब, तो हम भी क्या करेंगे, 580 प्लस कर देंगे यहाँ पे। ओके, देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹750 पेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अभी स्टैंडिंग ऑर्डर्स के आप सोचेंगे, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है बैंक का, लाइक हम हैं, जो हम बैंक को बोलते हैं कि हमारी तरफ से तुम फर्दर डायरेक्टली खुद पेमेंट कर देना। तो जो LIC का जो प्रीमियम है वो करता रहता होगा हमारे बैंक से डायरेक्टली, हमारा बैंक पेमेंट कर देता होगा, जिनमें से जो था 750 का प्रीमियम वो बैंक ने पेमेंट कर दी, मीन्स बैंक ने माइनस कर दिया 750, पर हमें नहीं पता था कि उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है। हालांकि हमने उसको बोल रखा है कि तो हमारे भी हाफ पेमेंट कर दिया कर, बट एग्जैक्ट नहीं पता उसने कब करी, तो जिस टाइम पे करी होगी तब हमें नहीं पता था। बट यही है कि हम पासबुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, पासबुक में माइनस हो गया, तो हम भी क्या करेंगे, 750 माइनस कर देंगे। ओके, बैंक चार्जेस ₹2500 नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब बैंक के चार्जेस थे कुछ, बैंक ने कुछ डेबिट करा, मीन्स बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट करे ₹25, जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, बट पासबुक में तो हुए ना, या वी कैन से बैंक में तो हो गए ना माइनस, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, -25। तो जब आप इन सब का नेट इफेक्ट निकालेंगे, देन यू विल गेट अमाउंट ऑफ ₹1395, और ये आएगा आपका नेगेटिव में, और आपने क्या निकाला, एज पर पास बुक, तो दिस विल बी दी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर, ₹1395। क्लियर है। तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया आपको पूरा अच्छे से समझ आए, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर की है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, अब आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, खुद एक बार प्रैक्टिस करें, मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या है कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बताऊंगी ठीक है या नहीं। बाकी मैं आगे फर्दर पिन भी कर दूंगी आंसर को, बट अभी नहीं, पहले आप खुद से मुझे बताएंगे आंसर क्या है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको भी लगेगा येस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ।
ओके, अब क्या हुआ, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। बाकी फर्दर और भी एमसीक्यूज आएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपके लिए एमसीक्यूज लाए और आपको हर चीज़ डिटेल में बताई। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे। बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना टू योर फ्रेंड्स एज वेल। और कोई भी डाउट होता है तो वही सेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Or if anybody is new to the channel, then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.